नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, दुनिया भर की बड़ी खबरों के साथ। वो खबरें जिसका सीधा असर पूरी दुनिया पर होता है। आज आपको पता है पूरी दुनिया के हालात किस तरह से हैं। वर्ल्ड नाउ में हम आपको हर दिन रूबरू कराते हैं कि दुनिया में क्या कूटनीतिक बदलाव आ रहे हैं, कौन सा देश किस देश पर जंगी मोर्चा खोल रहा है, किस देश की चाल से दूसरे देशों को बहुत ज्यादा फर्क हो रहा है, अमेरिका की स्थिति फिलहाल क्या है, अमेरिका कैसे पूरी दुनिया के लिए दादागिरी का सबब बना हुआ है, अमेरिका की इस पॉलिसी की वजह से दुनिया भर में क्या इंपैक्ट हो रहा है। वर्ल्ड नाउ में हर एक पहलू को हम डिटेल से कवर करते हैं और एक एक डिटेल आपके सामने रखते हैं। तो वर्ल्ड नाउ में आज जो खबरें हम आपके सामने डिटेल से बताने जा रहे हैं, जल्दी से एक झलक उसकी देख लेते हैं। वर्ल्ड नाउ में बात सिर्फ बयान की नहीं करेंगे, एक वैश्विक राजनीतिक साजिश की करेंगे। ट्रंप कभी खुद को पीस मेकर कहते हैं, कभी दुनिया का नेतृत्व करता बताते हैं, लेकिन उसी अमेरिका में इमिग्रेशन कार्रवाई के नाम पर खूनी खेल खेला गया। आइस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के एक एजेंट ने कार सवार महिला को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी, जिससे उस महिला की कार में ही मौत हो गई। उसके बाद कार का एक्सीडेंट हो गया। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि एजेंट जब महिला की कार के पास पहुंचे तो महिला ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जबकि वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सवाल यही है, क्या कार बढ़ाना इतना बड़ा अपराध हो जाए कि जान ले लिया जाए? इस घटना के बाद से पूरा अमेरिका उबल रहा है। मिनियापोलिस में माहौल बहुत बुरी तरीके से गर्म है। 1,500 प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और आइस एजेंट्स के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। कह रहे हैं तानाशाही और हिटलरगिरी नहीं चलेगी। इसी बीच पोर्टलैंड में इमिग्रेशन एजेंट्स ने कार सवार 2 लोगों पर गोली चलाई। डीएचएस ने इसे आत्मरक्षा बताया। सवाल उठता है कि क्या इमिग्रेशन कार्रवाई अब गोली मारने का लाइसेंस बन चुकी है? क्या यह घटना सिर्फ एक मौत नहीं, अमेरिका की इमिग्रेशन नीति और एजेंटों की जिम्मेदारी पर बड़ा सवाल नहीं है? कैसे एक मौत, एक हत्या के बाद पूरा अमेरिका उबल रहा है? ट्रंप कैसे बैकफुट पे रहे इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर के बाद? आपको दिखाएंगे अमेरिका की स्थिति फिलहाल क्या कहती है। इसके बाद आपको लिए चलेंगे अमेरिका से ग्रीनलैंड की तरफ। ट्रंप और ग्रीनलैंड की जो स्थिति है इस वक्त, वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को चाहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि अगला जो कदम होगा वो ग्रीनलैंड की तरफ होगा। और इसके लिए हमने आपको वर्ल्ड नाउ में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप साम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे। तो साम की बारी हो गई, अब दाम की बारी है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे ग्रीनलैंड को कैश का ऑफर दे दिया है। हर एक ग्रीनलैंड नागरिक के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए डोनाल्ड ट्रंप डालने के लिए तैयार है, ताकि डेनमार्क को अमेरिका के साथ जोड़ा जाए। रेफरेंडम किया जाए तो ग्रीनलैंड के लोग बोले कि हम अमेरिका के साथ जाने के लिए तैयार हैं। सवाल यह कि 21वीं सदी में किसी देश या समाज की वफादारी को डॉलर के दम पर खरीदा जा सकता है? ग्रीनलैंड कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि रणनीतिक और राजनीतिक पहचान भी है। और डेनमार्क किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। डेनमार्क ने कहा है कि अगर एक भी गोली चली तो फिर यह युद्ध की शुरुआत होगी और ग्रीनलैंड किसी भी कीमत पर, डेनमार्क किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा। तो अमेरिका की ये डील है, दबाव है। इसका फैसला इतिहास करेगा और इसका फैसला हो सकता है जंग के मैदान में भी हो। इसके बाद बातचीत करेंगे वर्ल्ड नाउ में 2 महाशक्तियों के टक्कर की। अटलांटिक महासागर में अमेरिकी बलों द्वारा रूसी तेल मरनीरा की जब्ती ने अमेरिका और रूस के बीच गंभीर तनाव पैदा कर दिया है। एटमी धमकियां दी जा रही हैं। आपने देखा होगा, हमने इसको वर्ल्ड नाउ में कल भी डिटेल से कवर किया था। हमने कल इस पर डिबेट शो भी किया था और यह खबर अभी भी दुनिया के लिए टेंशन का सबब बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति की दादागिरी ने पूरी दुनिया को जंगी मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। यूएन कोलैप्स कर रहा है। अमेरिका ने 66 संगठनों से बाहर निकलने का फैसला कर दिया। यह खबर भी हमने आपको ऑल डिटेल से दिखाई। और अब अमेरिका और रूस के बीच एटमी धमकी। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि टैंकर रूस और वेनेजुएला से जुड़े एक प्रतिबंधित तेल नेटवर्क का हिस्सा था, जो अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था। इसी आधार पर इसे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जब्त किया गया। यह कोई स्मगलिंग केस नहीं है। दुनिया जानती है सीधे रूस को चुनौती है। सबसे खतरनाक पल तब आया जब रूसी नेवी अपने टैंकर को बचाने के लिए पहुंच गई। उस समय 2 परमाणु ताकतें बीच समंदर में आमने सामने थी। आप सोचिए कि अगर एक भी गोली या एक भी मिसाइल दोनों नेवी की तरफ से फायर हो जाता तो फिर क्या होता। कहानी सिर्फ तेल की नहीं रह गई है। अमेरिका पूरी दुनिया के साथ ताकत की लड़ाई लड़ना चाहता है और अमेरिका अपने तरीके से डील करना चाहता है। वो पूरी दुनिया पर दादागिरी चलाना चाहता है।
इसके बाद बातचीत करेंगे ईरान की। ईरान भी चल रहा है, कहते हैं इसके पीछे भी अमेरिका का हाथ है। दिखाएंगे ईरान में इस वक्त क्या स्थिति है। ईरान की जमीन हिलती दिख रही है, सड़कों पर प्रदर्शन है, नारे हैं, निशाने पर सीधे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई हैं। तेहरान से लेकर कई शहरों तक लोग खुलकर सत्ता के खिलाफ उतर आए हैं। तख्ता पलट की अटकलें तेज हो गई और सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान एक बड़े राजनीतिक मोड़ पर खड़ा है? क्या खामनेई को देश छोड़कर भागना होगा? क्या खामनेई के नेतृत्व में देश दमन, महंगाई और डर के साए में जी रहा है? सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन गुस्सा कम नहीं हो रहा है। ईरान में पहले भी विरोध हुए, लेकिन इस बार ये विरोध, दुनिया कह रही थी कि ये विरोध ठीक है, 1-2 दिन चलेगा, कम हो जाएगा। मैंने कहा यह विरोध प्रदर्शन वैसा विरोध प्रदर्शन नहीं है। यह विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर फैलता चला जाएगा और ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा हमने आपको वर्ल्ड नाउ में पहले बताया था, आगाह किया था। और कहीं ना कहीं इसके पीछे, इस प्रदर्शन के पीछे, इस आग के पीछे, इस गुस्से को भड़काने के पीछे ईरान में गुस्सा है। मैं ही नहीं कह रहा ईरान में गुस्सा नहीं है। ईरान में गुस्सा है, ईरान के लोगों में गुस्सा है, क्योंकि ईरान के हालात ठीक नहीं, वहां के लोगों के हालात ठीक नहीं है। आलम तो यह है कि ईरान के लोगों के पास साफ पीने का पानी तक नहीं बचा है। सबसे बड़ा वाटर रिजर्वायर सूख चुका है। तो वहां के लोगों में गुस्सा है, लेकिन इस गुस्से को आग दी जा रही है कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से, सीआईए की तरफ से। इसलिए पूरी दुनिया की नजर तेहरान पर टिकी हुई है। और अमेरिका ने पहले ही वार्न किया था कि अगर तेहरान वहां के लोगों पर, ईरान वहां के लोगों पर, खामनेई वहां के लोगों पर जुल्म करते हैं तो फिर अमेरिका सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। और खबर तो यह भी है कि बड़ी मात्रा में अमेरिकी डिफेंस फोर्सेस के कार्गो प्लेन्स मिडिल ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। तो क्या अगली बारी जो है वो ईरान की होने वाली है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड नाउ में इन तमाम खबरों को डिटेल से। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से आज अमेरिका की पहचान सवालों के घेरे में है। ऐसा लग रहा है आज अमेरिका में कानून नहीं, बंदूक की बोली चल रही है, जिसका खामियाजा किसी और देश को नहीं बल्कि अमेरिकी नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। अमेरिकी नागरिकों के सीने गोलियों से छलनी किए जा रहे हैं। आपको याद होगा ये तस्वीर जब हमने आपके सामने कल रखी थी, तब आपको बताया था कि अमेरिका के अंदर इस तस्वीर को लेकर बहुत हंगामा होने वाला है। और 24 घंटे हुए हैं, 24 घंटे के अंदर इस तस्वीर ने पूरे अमेरिका के हालात बदल दिए हैं। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो आइस एजेंट्स द्वारा किया गया, उसको ट्रंप प्रशासन ने न सिर्फ सही ठहराया बल्कि उसको जस्टिफाई भी किया। कैसे किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यह तस्वीर इस वक्त पूरे अमेरिका में सवाल खड़े कर रही है। यह वीडियो पूरे अमेरिका में वायरल है और इसका नतीजा यह है कि अब अमेरिका में वर्दी को रोकने वाला कोई कानून ही नहीं बचा है। जानकारी के मुताबिक इमिग्रेशन अधिकारी ने महिला पर गोली चला दी। क्यों? क्योंकि खतरा बताया गया था। सबसे बड़ा सवाल, क्या गोली चलाना इतना जरूरी था? इसी घटना के बाद अमेरिका के कई इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए। यह प्रदर्शन नहीं, यह गुस्से का शोर है, यह सिस्टम के खिलाफ गुस्से की आवाज है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से वहां पर ट्रंप मस्ट गो नाउ के पोस्टर्स लहराए जा रहे हैं, अबॉलिश आइस के पोस्टर लहराए जा रहे हैं, जेल किलर आइस एजेंट्स के पोस्टर लहराए जा रहे हैं और ट्रंप के खिलाफ भी बहुत जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। यह तस्वीरें अमेरिका के एक रेस्टोरेंट के बाहर की है, जहां लोगों में ट्रंप के खिलाफ गुस्सा है, नाराजगी है। जरा सुनिए कैसे ट्रंप के खिलाफ लोग भड़के हुए हैं। लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, क्योंकि वहां की ट्रंप की फोर्स तानाशाही पर उतारा, यह लोगों का यह कहना है। ट्रंप के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, ट्रंप को हिटलर तक बताया गया, साफ साफ नारेबाजी की गई, हिटलर और ट्रंप हमें नहीं चाहिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से रेस्टोरेंट के बाहर ये प्रदर्शन है। कहते हैं यहां अंदर राष्ट्रपति ट्रंप खुद मौजूद थे और राष्ट्रपति ट्रंप के सामने ये बयानबाजी चल रही थी, ये विरोध प्रदर्शन चल रहा था। ट्रंप को खुलेआम हिटलर कहा जा रहा था। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि ट्रंप की तानाशाह वाली नीति से वहां के लोग खुश नहीं हैं। वो चाहते हैं कि वहां के राष्ट्रपति को हटाया जाए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही अमेरिका का बहुत नुकसान कर चुके हैं। अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती दिखा रहे हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आइस एजेंट्स जिस तरह से अमेरिकी
लोगों को बुली कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनके घर में जबरन घुस रहे हैं, बगैर वारंट के सर्च कर रहे हैं। इससे अमेरिका के लोगों को लग रहा है कि उनकी आज़ादी छीनी जा रही है। और इसकी जीती जागती वो तस्वीर है जिसमें बिना झिझके एक आईस एजेंट्स ने महिला को पॉइंट ब्लैंक रेंज से एक के बाद एक धड़ाधड़ 3 गोलियां मारी और उसकी वहीं पर मौत हो गई। इस घटना की, इस वीडियो की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत ज्यादा वायरल भी है। वीडियो में साफ दिखता है कि कैसे एक आईस अधिकारी सड़क के बीच खड़ी एसयूवी के पास जाता है, दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, तभी गाड़ी आगे बढ़ती है और सामने खड़े दूसरे आईस एजेंट से तुरंत बंदूक निकालकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से धड़ाधड़ 3 गोली फायर करता है। यह साफ नहीं हो पाया कि गाड़ी ने अधिकारी को टक्कर मारी या नहीं मारी, लेकिन विजुअल में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। सभी सुरक्षित लग रहे हैं, गाड़ी से कहीं कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। गोली लगने के बाद एसयूवी पास में खड़ी 2 गाड़ियों से टकराकर रुक गई। बाद में मेडिकल टीम ने महिला को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी फौरन मौत हो गई। आईस एजेंट ने जिस महिला को गोली मारी उस महिला के बारे में भी जान लीजिए। इस महिला का नाम है रेनी निकोल गुड। वो अमेरिका में रहा करती थी और एक अमेरिकी नागरिक थी, अमेरिकी सिटीजन वो थी। और ये तस्वीर हमने रेनी निकोल गुड की लगाई है। एक साधारण अमेरिकी नागरिक, अमेरिका में ही काम करती थी, कोलोराडो स्प्रिंग्स की रहने वाली थी। पिछले साल वो कैंसस सिटी से मिनियापोलिस शिफ्ट हुई थी। एक पुरस्कार विजेता कवियत्री और गिटार बजाने की शौकीन थी। रेनी ने ओल्ड डोमिनियम यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में डिग्री ली थी। साल 2020 में उन्होंने अकेडमी ऑफ अमेरिकन पोएट्स से इनाम भी जीता था। उनके परिवार के मुताबिक वो एक समर्पित ईसाई थी, मतलब अपने धर्म को भी बहुत मानती थी, आस्तिक थी, धर्म में विश्वास करती थी। हाल के सालों में वो एक होम मेकर के तौर पर अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी, उनके छोटे बच्चे भी। इस घटना ने पूरे देश में अब गुस्से की लहर पैदा कर दी है। एक तरफ सरकार उन्हें अपराधी बता रही है, दूसरी तरफ जनता उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतर रही है। मामला बहुत संवेदनशील हो चुका है, क्योंकि यह जगह जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या वाली जगह से बहुत करीब है और जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद भी पूरा अमेरिका सुलग गया था। इस हत्याकांड के बाद बयानों का दौर शुरू हो गया है। ट्रंप प्रशासन ने रेनी निकोल गुड को डोमेस्टिक टेररिस्ट यानी घरेलू आतंकवादी तक करार दे दिया है। वहीं इस घटना पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान भी सामने आया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस घटना को जस्टिफाई करने की कोशिश की है और राष्ट्रपति ट्रंप एक अमेरिकी महिला को कह रहे हैं कि वो डोमेस्टिक टेररिस्ट थी। कमाल है, यकीन नहीं होता। इमिग्रेशन एजेंट ने आत्मरक्षा में महिला को गोली मारी। वीडियो देखकर ऐसा तो लगा ही नहीं कौन से आत्मरक्षा में उसने गोली चलाई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने कहा कि रेनी गुड का व्यवहार बहुत खराब था, इसलिए आईस एजेंट्स पर उसने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। जब पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि उन्होंने कैसे तय किया कि महिला ने एजेंट को कुचलने की कोशिश की, तो ट्रंप ने अपने सहयोगी से घटना का वीडियो दोबारा चलाने को कहा। ट्रंप ने कहा कि उसने बहुत बुरा बर्ताव किया और फिर उसने कुचलने की कोशिश की। उसने कुचलने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि सच में किसी को कुचल दिया। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम का कहना है कि रेनी एजेंटों के काम में बाधा डाल रही थी। आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी कार को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। सरकार का दावा है कि रेनी ने एक एजेंट को कुचलने की कोशिश की। खुद राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें एक प्रोफेशनल आंदोलनकारी कहे। ट्रंप के मुताबिक एजेंट ने अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाई। लेकिन मैं आपको फुल स्क्रीन ये तस्वीर दिखाता हूं। आप ये गोली चलाने वाली तस्वीर फ्रेम बाय फ्रेम देखिए और आप देखिए कि क्या वाकई ऐसा हुआ। इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है आपको। ये देखिए, 2 आईस एजेंट्स कार के पास गए, जबरन कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की। उससे पहले जो अगर आप देखेंगे तो वो आईस एजेंट पहले ही वो बंदूक निकालकर तैयार था गोली फायर करने के लिए। अब देखिए फिर से, मैं आपको फिर से दिखाता हूं। दूसरे एजेंट पर नजर रखिएगा, जो दूसरा एजेंट है जो गाड़ी के सामने खड़ा था, उसने कैसे पहले ही बंदूक निकालकर गोली चलाने की तैयारी कर ली थी। तो अमेरिका की सड़कों पर इस तरह से खुलेआम, ये देखिए, ये शख्स यहां पर है और वो देखिए, गाड़ी जब रिवर्स हो रही थी तभी दूसरे एजेंट ने बंदूक निकालकर शूट कर दिया और इस घटना को डोनाल्ड ट्रंप जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं रिपीट में। दूसरे एजेंट पर नजर रखिएगा, जो दरवाजा खोल रहा है वो नहीं, जो सामने से आता है वो। इसके बाद एक एजेंट आएगा, ये देखिए, जब गाड़ी बैक हो रही थी उसके बाद दूसरे एजेंट ने गोली निकाली और सीधा फायर कर दिया, कोई वार्निंग नहीं। इस घटना के विरोध में प्रदर्शनकारियों और आईस एजेंट्स के बीच झड़प होने लगी है। अमेरिका में बवाल बढ़ता जा रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है। अब तक 1,500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सवाल यह है कि
क्या ट्रंप प्रशासन से उनकी गुंडागर्दी पर सवाल पूछना भी अपराध बन चुका है? स्थानीय नेताओं की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। स्थानीय नेता सवाल पूछ रहे हैं। कई जगह तो आइस एजेंट्स को एंटर न करने दिया जाए, इसके लिए गवर्नर्स और मेयर्स कानून पास कर रहे हैं। संघीय एजेंटों को किसने यह अधिकार दिया कि वो शहर के बीचों बीच गोली चलाएं? मिनियोपोलिस में महिला पर गोली चलाने के दावे के विपरीत मिनियोपोलिस के मेयर जैकब फ्रे ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने घटना का वीडियो देखने के बाद ट्रंप के दावों को बकवास करार दिया है और कह रहे हैं ये दावे बेसलेस हैं। और ये हैं मिनियोपोलिस के मेयर का कहना है कि एजेंट ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है। उनके अनुसार रेनी वहां केवल एक लीगल ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद थे। लीगल ऑब्जर्वर वो वॉलंटियर होते हैं जो पुलिस की कार्रवाई पर नजर रखते हैं। उनका काम यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी के अधिकारों का हनन ना हो। मेयर के इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। रेनी की मौत के बाद अमेरिका के कई शहरों में जस्टिस फॉर रेनी के नारे गूंज रहे हैं। हाथ में पोस्टर लेकर न्याय की मांग हो रही है। रेनी के माता पिता का कहना है कि उनकी बेटी बेहद दयालु और क्षमाशील इंसान थी। वो किसी को नुकसान के पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। इस बीच रेनी के परिवार की मदद के लिए ऑनलाइन फंड रेजर कैंपेन शुरू किया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि $50,000 के लक्ष्य के मुकाबले महज 15 घंटे में $5 लाख से ज्यादा जमा हो गया है। यह दिखाता है कि जनता का समर्थन रेनी के लिए कितना है और ट्रंप के खिलाफ गुस्सा कितना है। यह घटना उस जगह से मात्र 1 मील दूर है जहां 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई थी। यह वही साल था जब ट्रंप का पहला रिजीम चल रहा था, ट्रंप 1.0, जब वो 2017 से 2021 तक अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उस घटना ने पूरी दुनिया में नस्लवाद के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया था। रेनी की मौत ने उन पुराने जख्मों को एक बार फिर से कुरेद दिया है। ओल्ड डोमिनियम यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हिंसा हमारे देश में आम होती जा रही है। और इसी बीच पोर्टलैंड से एक और खबर आई, यहां संघीय इमिग्रेशन एजेंट्स ने कार सवार 2 लोगों को गोली मार दी। और ये आइस एजेंट्स, ये बॉर्डर पेट्रोल, ध्यान दीजिए, कोई बॉर्डर नहीं है, ये कोई युद्ध क्षेत्र नहीं है, ये अमेरिका के शहर के अंदर हो रहा है। लोगों को रोका जा रहा है, उनसे उनकी आइडेंटिटी मांगी जा रही है, विरोध करने पर उनको शूट किया जा रहा है। क्या आप सोच सकते हैं एक लोकतांत्रिक देश में क्या कोई ऐसी प्रक्रिया हो सकती है? इमेजिन कीजिए कल को भारत के अंदर इस तरह से कोई फोर्स उतर आए सामने और लोगों से आइडेंटिटी, आधार कार्ड मांगे, वोटर आईडी कार्ड मांगे, नहीं दिखाने पर आपको कोर्ट नहीं भेजा जाएगा, आपको डायरेक्ट शूट करने का ऑर्डर दे दिया जाएगा, शूट कर दिया जाएगा। ये अराजकता है, इसे अराजकता कहते हैं। अमेरिका करप्ट हो रहा है। ओरेगन राज्य के पोर्टलैंड शहर में फेडरल इमिग्रेशन अधिकारियों की गोलीबारी में 2 लोग घायल हो गए। एफबीआई के पोर्टलैंड कार्यालय ने बताया कि गुरुवार दोपहर करीब 2:15 बजे एजेंट से जुड़ी गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन CBP के एजेंट शामिल थे। इस फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है। फायरिंग की घटना अस्पताल के बाहर हुई, जहां एक गाड़ी में बैठे 2 लोगों को फेडरल इमिग्रेशन अधिकारियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। घटना की जानकारी देते हुए डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने बताया कि कार सवार ट्रेन डी आरागुआ वैश्यावृत्ति गिरोह से जुड़ा एक वेनेजुएला का अवैध विदेशी था, जो पोर्टलैंड में हाल ही में हुए गोलीबारी में शामिल था। आज अमेरिका के हालात ये हैं कि इमिग्रेशन के नाम पर लोगों को पकड़ पकड़कर गोली मारा जा रहा है, शूट किया जा रहा है, प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जवाब मिल रहा है जांच होगी, लेकिन जिसने गोली मारी उसको छुट्टी पर भेज दिया गया है। उसको बचाने के लिए पूरा ट्रंप प्रशासन, अमेरिकी सिस्टम खड़ा हो गया है। राष्ट्रपति से लेकर हर कोई उस व्यक्ति के साथ खड़ा है जिसने गोली चलाई, जिसने कोल्ड ब्लडेड मर्डर को अंजाम दिया। लेकिन नाम दिया जा रहा है सिर्फ जांच। नागरिक अधिकार कहां है? अमेरिका तो दुनिया को मानवाधिकारों का पाठ पढ़ाता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर उसने इंसाफ की बात कही, मानवाधिकार की बात कही, ड्रग्स पर कंट्रोल करने की बात कही। वो पूरी दुनिया को सर्टिफिकेट बांटता है, लेकिन आज वही अमेरिका अपने घर में मानवाधिकारों की लाश पर खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप इन लाशों के ऊपर कुर्सी सजा रहे हैं। कार में बैठी महिला सुरक्षित नहीं है। हत्या करने वाला अधिकारी छुट्टी में मौज कर रहा है। आइस एजेंट्स, इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट क्या होता है जिसके ऊपर यह बवाल मचा हुआ है? आइस अमेरिका की एक फेडरल एजेंसी है, यानी कि जो हमारे यहां केंद्रीय एजेंसी जिसे कहते हैं। इमिग्रेशन की रोकथाम, डिपोर्टेशन और क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स पर एक कार्रवाई करती है। ये एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के तहत काम करती है। आइस की स्थापना साल 2003 में हुई।
9/11 आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए डीएचएस बनाया, इसे डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी कहते हैं, और इसी के तहत आइस का गठन किया गया। इसका मकसद था देश के भीतर सुरक्षा से जुड़े इमिग्रेशन अपराधों पर सख्त निगरानी की जाए। ये कैसे काम करती है? बिना वैध वीजा दस्तावेज के रह रहे लोगों की पहचान करती है, इमिग्रेशन कानूनों का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी करती है, गोली नहीं मारती। डिटेंशन सेंटर में इन्हें रखा जाता है, बाद में इन्हें इनके देश डिपोर्ट कर दिया जाता है। कोर्ट या प्रशासनिक आदेश के बाद उस व्यक्ति को देश वापस भेजना होता है। अमेरिका के कुछ शहरों और राज्यों ने खुद को सैंक्चुरी सिटी घोषित किया है। यहां आइस को लोकल प्रशासन के साथ मिलकर काम करना होता है। मकसद यह है कि प्रवासी समुदाय में डर कम करना और जनता में स्थानीय पुलिस के लिए भरोसा बनाए रखना। ये आइस नहीं कर पा रहे और इसलिए पहले भी विवादों में रहे। इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट यानी कि आइस, जिस पर विवादों की एक बहुत लंबी फहरिस्त है, पहली बार विवादों में नहीं। इससे पहले भी इस एजेंसी को बंद करने के लिए अमेरिका में बड़े प्रदर्शन हुए हैं। साल 2018 में ट्रंप की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बाद एजेंसी पर आरोप लगा कि वो छोटे बच्चों को उनके माता पिता से अलग कर रही है। इन एजेंट्स पर क्रूरता के आरोप भी लगे। लोग ट्रंप पर आरोप लगाते हैं कि वो इस एजेंसी का इस्तेमाल अप्रवासी समुदाय में डर पैदा करने के लिए और एक हथियार के तौर पर कर रहे हैं, जो लोगों को सीधे गोली मारती है। अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वो इन पर सवाल खड़े कर रहा है। क्या इमिग्रेशन एजेंट अमेरिका के संविधान से ऊपर है? क्या संघीय एजेंटों को गोली चलाने की छूट दे दी गई है? क्या ये किसी के घर में भी घुसकर किसी से भी बदसलूकी कर सकते हैं? किसी को भी घसीट कर गोली मार सकते हैं, किसी को भी बीच चौराहे पर गोली से उड़ा सकते हैं, और पूरा ट्रंप सिस्टम इनको बचाने में लगा हुआ है। अगर अमेरिका का लोकतंत्र यही है तो फिर अमेरिका के लोगों को कुछ करना होगा। अमेरिका के लोगों को यह तय करना होगा कि अमेरिका का शासन कानून से चलेगा या फिर बंदूक की नोक पर चलेगा। क्योंकि जब एक निर्दोष महिला को बीच सड़क पर गोली मार दी जाए, जब सिस्टम इतना ज्यादा हावी हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि वहां लोकतंत्र बचा नहीं है, लोकतंत्र की परीक्षा ली जा रही है और इंसाफ मांगा गया तो गोली मिलेगी। इसलिए सवाल पूछना होगा। अमेरिकी अब इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, इस बारे में आपको हम जानकारी देते रहेंगे। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अमेरिका की सत्ता के गलियारों से एक ऐसी खबर आई है जिसने यूरोप की राजनीति में हलचल मचा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक करने के बाद ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने की बात कही, और मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए साम दाम दंड भेद हर तरीके का इस्तेमाल करेंगे। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ग्रीनलैंड को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हम ग्रीनलैंड को मिला लेंगे। अब जब बात बनती नहीं दिखी, प्रेशर नहीं चला, तो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं साम के बाद दाम लेकर। यह दाम वाला प्लान। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली मौजूदा प्रशासनिक टीम के भीतर ग्रीनलैंड को लेकर चर्चाएं तेज हैं, और इस बार तरीका सैन्य नहीं, राजनयिक नहीं, बल्कि सीधा खरीदने की बात की जा रही है। एक एक ग्रीनलैंड नागरिक को खरीदने की बात कर रहा है अमेरिका, एक एक ग्रीनलैंड नागरिक को। ट्रंप सरकार ने ग्रीनलैंड के लोगों को, हर एक नागरिक को 1 करोड़ रुपया देने की बात कही, यानी कि $1 लाख से ज्यादा हर ग्रीनलैंड व्यक्ति के खाते में, ताकि उन्हें डेनमार्क से अलग होकर अमेरिका के साथ जुड़ने के लिए राजी किया जा सके। क्योंकि ग्रीनलैंड के लिए डेनमार्क हमेशा से रेफरेंडम की बात करता है। डेनमार्क ने हमेशा कहा है कि ये ग्रीनलैंड के लोग तय करेंगे, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा भी नहीं है, वो डेनमार्क को कंट्रोल करता है, चलाता है। लेकिन ये खरीदने वाला जो प्रस्ताव सामने आया, इसने यूरोप की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में नई हलचल पैदा कर दी। जो खबर आई है उसके मुताबिक व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने ग्रीनलैंड के प्रत्येक नागरिक को एकमुश्त राशि देने पर चर्चा की है। यह राशि प्रति व्यक्ति $1 लाख तक हो सकती है, लगभग 1 करोड़ रुपए। अगर अधिकतम राशि दी जाती है तो कुल भुगतान लगभग 51,246 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि भुगतान कब, कैसे और किन शर्तों पर किया जाएगा। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है जहां लगभग 57,000 लोग रहते हैं।
डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ही पहले साफ कर चुके हैं, द्वीप बिकाऊ नहीं। इसके बावजूद लंबे समय से ग्रीनलैंड को अमेरिका के लिए ट्रंप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप बताते हैं कि डेनमार्क बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। तर्क है, इलाका राष्ट्रीय सुरक्षा, खनिज संसाधनों और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल प्रभाव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। मकसद साफ बताया जा रहा है, ग्रीनलैंड को डेनमार्क से अलग कर अमेरिका के साथ जोड़ना। सवाल यह है कि क्या किसी देश या क्षेत्र की पहचान पैसों से खरीदी जा सकती है? इस प्रस्ताव की खबर सामने आते ही यूरोप में खलबली मच गई है। डेनमार्क एक बहुत खूबसूरत देश है और ग्रीनलैंड उससे भी खूबसूरत आर्कटिक क्षेत्र है। बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पर। और डेनमार्क के बारे में कहा जाता है, आप गूगल कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, दुनिया भर में जो खुशहाल देशों की लिस्ट आती है, सबसे हैप्पी कंट्री, उसमें डेनमार्क नंबर 1 है। डेनमार्क के लोग बड़े खुश रहते हैं, बहुत खुशहाल कंट्री है। इसलिए डेनमार्क के लिए मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं, ये संप्रभुता की चुनौती भी है। ग्रीनलैंड भले ही स्वायत्त क्षेत्र हो और डेनमार्क उसको कंट्रोल करता हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो डेनमार्क से जुड़ा माना जाता है। अमेरिका के ग्रीनलैंड की जो योजना है, उस पर ग्रीनलैंड के पीएम जेन्सन फ्रेडरिक निल्सन भड़क गए। उन्होंने हाल ही में एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि बहुत हो गया, अब विलय के बारे में कोई और कल्पना नहीं। वहीं यूरोपीय नेताओं ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका नेटो का सहयोगी है, लेकिन ट्रंप के बयानों से लगता है कि वो अब डेनमार्क के साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहते। बीते मंगलवार को फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और डेनमार्क ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा था कि ग्रीनलैंड के भविष्य के बारे में फैसला जो है उसका अधिकार पूरी तरह से ग्रीनलैंड और डेनमार्क के पास है, और अमेरिका का हस्तक्षेप अगर इसमें होता है तो ये ठीक नहीं है, ये डेनमार्क ने साफ कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप सरकार के भीतर ये विचार नया नहीं है। हाल के दिनों में इसको लेकर गंभीरता बढ़ी है, खासतौर पर वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को लेकर हालिया अमेरिकी कार्रवाई के बाद व्हाइट हाउस के कुछ अधिकारी इस मोमेंट को ट्रंप के अन्य जियोपॉलिटिकल टारगेट्स तक ले जाना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स जो मिल रही है उसके अनुसार ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है, यानी अमेरिका को जरूरत है। यह बेहद रणनीतिक जगह है और डेनमार्क इसे संभाल नहीं सकता है। तो ग्रीनलैंड का सपना क्यों देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इसके बारे में हमने आपको पहले भी डिटेल दी है, लेकिन हल्का सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। आर्कटिक के बीचों बीच है, अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच सुपर हॉट जियोपॉलिटिकल पॉइंट है। आर्कटिक कंट्रोल की चाबी भी आप इसे कह सकते हैं। ग्रीनलैंड पर पकड़, आर्कटिक समुद्री रास्तों और एयरस्पेस पर सीधा प्रभाव। नए शिपिंग रूट्स का ताला खुल जाएगा। बर्फ पिघलने से जो शॉर्टकट ट्रेड रूट्स खुलेंगे उसमें बहुत फायदा होगा। ये गेम चेंजर का काम करेंगे। ग्रीनलैंड को दुर्लभ खनिजों, जो खनिज होते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, वो भंडार है वहां पर। इसके अलावा यूरेनियम है, तेल गैस के भंडार हैं, यानी कि भविष्य के टेक और एनर्जी की आप इसे बैकबोन कह सकते हैं। दुनिया के 13% तेल और 30% गैस आर्कटिक रीजन में ही मौजूद है और इलाका आर्कटिक में ही आता है। इसके अलावा ग्रीनलैंड में कोयला का बहुत बड़ा भंडार है, लोहा बहुत ज्यादा है, तांबा बहुत ज्यादा है, जिंक बहुत ज्यादा है। रेयर एलिमेंट्स में बात किया जाए तो नियोडीमियम बहुत ज्यादा है, प्रासियोडीमियम बहुत ज्यादा है, डिस्प्रोसियम बहुत ज्यादा है, टर्बियम बहुत ज्यादा है। यूरेनियम और उसके बाय प्रोडक्ट की भारी मौजूदगी है। मोनोजाइट जैसे एक खास खनिज है यहां पर। ईवी, बैटरी और मैग्नेट इंडस्ट्री के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। सैन्य ताकत का आधार भी है। अमेरिका का थुले एयरबेस मिसाइल अर्ली वार्निंग और नॉर्थ अटलांटिक सिक्योरिटी का केंद्र है। क्लाइमेट रिसर्च की सबसे बड़ी लैब है यहां पर। और ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलना ग्लोबल जो क्लाइमेट होता है उस पर सीधा इंपैक्ट करता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिस पर अमेरिका की नजर है, जो अमेरिका कह रहा है कि ये मेरे लिए नेशनल सिक्योरिटी वाला मामला है, तो अमेरिका, रूस और चीन तीनों की रणनीतिक नजर इस इलाके पर टिकी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति में हमेशा से एक बात क्लियर रही, डील पहले, और अब वही सोच ग्रीनलैंड के मुद्दे पर भी सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ग्रीनलैंड के नागरिकों को सीधे नकद भुगतान के जरिए अमेरिका से जोड़ने की संभावना टटोल रहे हैं। और यह पहली बार नहीं है ट्रंप प्रशासन ने ग्रीनलैंड में दिलचस्पी दिखाई। पहले खरीद की बात हुई, अब सीधे जनता को भुगतान की चर्चा।
यानी सरकार नहीं, सीधे लोग टारगेट पर है। यूरोप इसे अमेरिका के विस्तारवाद नीति के रूप में देख रहा है। राजनयिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर मॉडल आगे बढ़ता है तो दुनिया में डॉलर आधारित कूटनीति को नई परिभाषा मिल सकती है। ग्रीनलैंड का भविष्य सिर्फ एक द्वीप का भविष्य नहीं है, तय करेगा 21वीं सदी में पावर की चाबी किस देश के पास रहेगी। यह तय करेगा 21वीं सदी में राजनीतिक सिद्धांतों से दुनिया चलेगी, सौदों से दुनिया चलेगी, ताकत से दुनिया चलेगी, या अमेरिका को आइसोलेट करके पूरी दुनिया एक तरफ और अमेरिका एक तरफ करके दुनिया चलेगी। क्योंकि इस फैसले का असर वैश्विक हो सकता है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने बार बार कहा है कि इलाका बिक्री के लिए नहीं है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने यह भी चेतावनी दी कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का कोई सैन्य प्रयास नेटो का अंत माना जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका किसी अन्य देश, नेटो देश पर सैन्य हमले का विकल्प चुनता है तो सब कुछ रुक जाएगा। ग्रीनलैंड सुरक्षा समझौता क्या है वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 1941 से। 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और डेनमार्क में समझौता हुआ। ग्रीनलैंड की सुरक्षा और अन्य सैन्य ठिकानों की निर्माण की जिम्मेदारी अमेरिका को दी गई। फिर 1951 में समझौता नेटो के तहत लागू हुआ, क्योंकि 1949 में नेटो बनाया गया। अमेरिका को ग्रीनलैंड में स्थायी सैन्य बेस देने की बात कही गई। रणनीतिक मकसद क्या था? आर्कटिक क्षेत्र में सोवियत संघ के प्रभाव को कम करना और अमेरिका अपनी सैन्य मजबूती वहां पर स्थापित करे। इसलिए वहां थूले एयरबेस बनाया गया, जहां अमेरिका के प्रमुख रेडार हैं और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी रखे गए हैं। इसके अलावा ग्रीनलैंड पर अमेरिका का दखल बढ़ाने की रणनीति भी। इसी बीच ट्रंप की योजना के खिलाफ अब यूरोप चिंतित हो गया है, क्योंकि ग्रीनलैंड में ऑलरेडी अमेरिका का इंपैक्ट है, प्रभाव है, एयरबेस है, रिसर्च सेंटर है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका के एक स्टेट के तौर पर जाना जाए। ये सिर्फ एक आध एयरबेस से काम नहीं चलेगा, वो पूरा ग्रीनलैंड कंट्रोल करना चाहते हैं। फ्रांस के रिटायर्ड जनरल मिशेल याकोवलेव ने कहा कि अगर ट्रंप ग्रीनलैंड वाले कदम की वजह से नेटो खत्म हो जाता है तो यूरोप अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकाल देगा। उन्होंने आगे कहा, हम अमेरिका के साथ युद्ध नहीं करेंगे, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है। हम उन्हें रामस्टीन से, नेपाल से बाहर निकाल देंगे। भूमध्य सागर में उनका एक भी जहाज नहीं बचेगा। इसलिए यूरोप बहुत गुस्से में है। यूरोप वर्सेस अमेरिका की बात ये बनती जा रही है। क्या रुख है? यूरोप के कई बड़े देशों ने भी अमेरिका के रुख पर यह आपत्ति जताई, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और डेनमार्क ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क के संबंधों पर फैसला लेने का अधिकार केवल इन्हीं दोनों के पास है। खास बात यह है कि अमेरिका और डेनमार्क नेटो के सहयोगी हैं। ऐसे में इस तरह के बयान और योजनाएं गठबंधन की भावना के खिलाफ मानी जा रही हैं, यानी कि नेटो के खिलाफ। व्हाइट हाउस की ओर से इस मामले में आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट, जिनके कायल हैं डोनाल्ड ट्रंप, बड़ी तारीफ करते हैं कैरोलिन लेविट की, आपने देखा होगा कैरोलिन लेविट, मैं आपको उनके बारे में फिर बताऊंगा। लेकिन कैरोलिन लेविट जो कि प्रेस सचिव हैं, वो कहते हैं कि ट्रंप और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ग्रीनलैंड को खरीदने के संभावित विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी संकेत दिया है कि वो जल्द ही अपने डेनिश समकक्ष से वॉशिंगटन में मुलाकात कर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के सामने एक विकल्प यह भी है कि ग्रीनलैंड के साथ कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन यानी कि COFA जैसा समझौता किया जाए। इस तरह के समझौते पहले माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड्स और पलाउ जैसे छोटे द्वीपीय देशों के साथ किए जा चुके हैं। इन समझौतों के तहत अमेरिका वहां सुरक्षा, डाक सेवा और अन्य जरूरी सेवाएं देता है, जबकि अमेरिकी सेना को वहां रहने की, उसे कंट्रोल करने की पूरी छूट दी जाती है। हालांकि COFA समझौते के लिए ग्रीनलैंड को पहले डेनमार्क से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बनना होगा, जो डेनमार्क को मंजूर नहीं है। सैद्धांतिक रूप से नकद भुगतान का इस्तेमाल लोगों के स्वतंत्रता के पक्ष में वोट देने के लिए प्रेरित करने में किया जा सकता है। सर्वे बताते हैं कि ग्रीनलैंड के अधिकांश लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन डेनमार्क से मिलने वाली आर्थिक मदद खत्म होने की आशंका के कारण वो अब तक रेफरेंडम की पहल नहीं बना पाए। सर्वे ये भी दिखाते हैं कि भले ही ग्रीनलैंड के लोग डेनमार्क से अलग होना चाहें, लेकिन वो अमेरिका का हिस्सा बनने के भी पक्ष में नहीं है।
ऐसे में ट्रंप प्रशासन की यह रणनीति न केवल विवादास्पद है बल्कि इसके विफल होने की संभावना भी काफी है। कुल मिलाकर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की कथित नकद कूटनीति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना होगा कि अमेरिका क्या इस पर काम करता है या फिर किसी और प्लान के साथ सामने आता है या फिर कोई सैन्य कार्रवाई का विकल्प चुनता है। बहुत केओस होने वाला है, पूरी दुनिया में सिचुएशन बहुत गड़बड़ है दोस्तों। एक बात कम से कम ये तो तय है। अब चलिए आपको समंदर के अंदर दो बड़े टकराव के बारे में बताते हैं। दो परमाणु महाशक्तियां आमने सामने। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से उपजा तनाव भी शांत भी नहीं हुआ था कि अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में रूसी झंडा लगे तेल टैंकर को कब्जा लिया, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए। हालांकि ये तस्वीर एक दिन पहले की है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत खतरनाक हो रहा है। अमेरिका और रूस दोनों एक दूसरे को एटमी धमकी दे रहे हैं। इस टैंकर की सुरक्षा के लिए रूसी पनडुब्बी भी साथ चल रही थी। अमेरिका की इस कार्रवाई ने दोनों महाशक्तियों के बीच तनातनी बढ़ा दी है। दो टैंकर अभी तक अमेरिका ने कब्जा लिए और रूस के वरिष्ठ सांसद आंद्री क्लिशास ने इसे समुद्री हमला करार दिया है, समुद्री डकैती करार दिया है। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने कहा है कि वह सभी प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करेगा। इस घटना के कुछ ही देर के बाद अमेरिका ने कैरिबियन सागर में एक और जहाज पर कब्जा किया। अंतर्राष्ट्रीय नियमों को दरकिनार कर जिस तरह से अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर रहा है, उसने वैश्विक संकट को गहरा दिया है और तीसरे वर्ल्ड वॉर की आशंका को जन्म दे दिया है। अमेरिकी यूरोपीय कमान ने इंटरनेट मीडिया पर अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोप में व्यापारिक पोत बेला 1, जिसे मरीनरा के नाम से जाना जाता था, उसको जब्त करने की घोषणा कर दी। अमेरिका पिछले महीने इस टैंकर का पीछा पिछले महीने से कर रहा था, क्योंकि इसने वेनेजुएला के आसपास प्रतिबंधित तेल जहाजों पर अमेरिकी नाकेबंदी से बचने की कोशिश की थी। अब यह तेल टैंकर अमेरिकी तट रक्षक बल के कब्जे में है। इसके बाद गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने बताया कि अमेरिकी सेना ने कैरिबियन सागर में टैंकर सूफिया को भी अपने कंट्रोल में ले लिया है। दोनों जहाज या तो आखिरी बार वेनेजुएला में रुके थे या वहां जा रहे थे। दोनों जहाज प्रतिबंधित जहाजों के गुप्त बेड़े का हिस्सा थे, जो पश्चिमी प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए रूस, ईरान और वेनेजुएला से तेल लेकर ज्यादातर एशियाई ग्राहकों को भेजते हैं। लेकिन पुतिन इससे खुश नहीं है। पुतिन को बदला चाहिए। जो अमेरिकी हमला रूसी शिप पर हुआ है, उसको पुतिन अपने ऊपर अटैक मान रहे हैं, यानी रूस के ऊपर अटैक मान रहे हैं। देखिए हो क्या रहा है। हालिया घटनाओं को लेकर जो जानकारियां सामने आई हैं, उनके मुताबिक अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल निर्यात पर सख्त रुख अपनाया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दिसंबर 2025 में वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल पर कड़ी पाबंदियां लगा दी कि अमेरिका वेनेजुएला से तेल सिर्फ अमेरिका ले सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं ले सकता। यहां भी दादागिरी वाला ही एंगल है। खैर, इसी पृष्ठभूमि में तेल टैंकरों की आवाजाही पर सख्त निगरानी शुरू हुई। बताया जाता है कि टैंकर मैरिनेरा वेनेजुएला से तेल लेने जा रहा था, तभी अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की। आरोप है कि जहाज ने जो है वो रास्ता बदल लिया निगरानी शुरू होने के बाद, क्योंकि मैरिना वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहा था और अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसे रोकने की कोशिश की। जब रोकने की कोशिश की तो जहाज ने अपना रास्ता बदल लिया और बाद में उस पर रूस का झंडा लगा दिया गया। इसके बाद रूसी नौसैनिक जहाजों और पनडुब्बियों ने उसे एस्कॉर्ट भी किया। 7 जनवरी को अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने हेलीकॉप्टर के जरिए जहाज पर चढ़ने की कोशिश की और बाद में इसे कब्जे में ले लिया। इसी दौरान एक और टैंकर सूफिया को भी जब्त किए जाने की खबर आई। यह पूरा मामला ऐसे समय में सामने आया है जब एक तरफ यूक्रेन युद्ध से जुड़ी शांति वार्ताओं की चर्चा है और दूसरी तरफ लैटिन अमेरिका में अमेरिका अपनी पकड़ जो है मजबूत कर रहा है और रूस पर एक्शन ले रहा है। रूस लंबे समय से वेनेजुएला का रणनीतिक सहयोगी भी रहा है, जबकि अमेरिका वहां अपने प्रभाव को लेकर सतर्क है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यही वजह है कि एक टैंकर की घटना भी बड़े भू राजनीतिक तनाव का कारण बन सकती है। सैन्य जानकारों का कहना है कि फिलहाल सीधे रूस अमेरिका युद्ध की संभावना तो कम है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी डायरेक्ट स्टार्ट नहीं हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी डायरेक्ट स्टार्ट नहीं हुई थी। ऐसी छोटी छोटी एस्केलेशन की जो घटनाएं होती हैं, वो बड़े युद्ध की परिस्थितियों को जन्म देती हैं। दोस्तों, ये रूस अपने ऊपर हमला मान रहा है। रूस ने इसको अपने खाते में लिख लिया है कि अमेरिका ने मेरे साथ ऐसा किया, इसका बदला लेना है। ऐसी छोटी छोटी चीजें जुड़ती जाएंगी और एक दिन एक बड़ा धमाका होगा।
अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अमेरिका और रूस दोनों एटमी ताकत है। तुरंत कॉन्फ्लिक्ट हुई तो वैश्विक तबाही आ सकती है। माना जा रहा है तनाव बढ़ा है, साइबर हमलों और कूटनीतिक दबाव या सीमित प्रॉक्सी कार्रवाई तक सीमित रह सकता है। रूस ने इस पूरी कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन बताया है। क्रेमलिन का कहना है कि अगर जहाज पर रूसी नागरिक मौजूद थे तो उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जानी चाहिए। रूसी मीडिया में इस घटना को समुद्री डकैती जैसे शब्दों में पेश किया गया है। रूस का तर्क है कि खुले समुद्र में इस तरह किसी जहाज पर कब्जा करना गलत मिसाल कायम करता है। व्हाइट हाउस का कहना है कि जब्त किए गए जहाज तथाकथित शैडो फ्लीट का हिस्सा थे। अमेरिका के मुताबिक ये जहाज वेनेजुएला, रूस और ईरान जैसे प्रतिबंधित देशों का तेल ढोते हैं और अक्सर फर्जी झंडों का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि रूसी झंडा भी असली नहीं था और नियमों का उल्लंघन हुआ, इसलिए कार्रवाई जरूरी थी। जहाज के क्रू पर कानूनी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। हालांकि सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस के पास विकल्प तो कम है। अगर रूस मामले को बढ़ाना चाहे तो अपनी परमाणु पनडुब्बी के इलाके में होते हुए अमेरिकी सैनिकों को टैंकर पर न चढ़ने देता। रूस समर्थक भी इस बात को मान रहे हैं। किरिल फेडोरोव जो हैं वो ये कह रहे हैं कि परमाणु हथियारों को छोड़कर मॉस्को के पास वॉशिंगटन पर कोई बढ़त नहीं। पारंपरिक युद्ध में भी रूसी सेनाएं अमेरिकी और नेटो सेनाओं का मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसे समय में जहां यूक्रेन के साथ ऑलरेडी रूस वॉर में फंसा हुआ है, अगर रूस एक और मोर्चा खोलता है तो इसे संभालना उसके लिए मुश्किल होगा। इस बीच रूस में अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ जवाबी एक्शन की मांग उठ रही है। रूसी स्टेट ड्यूमा डिफेंस कमेटी के फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन एलेक्सी जुरावलेव ने सार्वजनिक रूप से मांग की है कि रूसी तेल टैंकर को निशाना बनाने वाले अमेरिकी हमले के खिलाफ सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन रूस जानता है कि इतना आसान नहीं होगा। हालांकि रूस ने पहले यह भी क्लियर किया है कि अगर पूरा यूरोप युद्ध लड़ना चाहता है तो उसके लिए वो तैयार है, लेकिन ये जंग बड़ी विध्वंसक होगी अगर हुई तो। एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि पहले से ही यूक्रेन जो है वो में पुतिन फंसे हुए हैं और अगर अमेरिका के साथ टकराव का रास्ता चुनते हैं तो उनके लिए दो दो मोर्चे खुल जाएंगे। अमेरिका और रूस में ताकतवर कौन है? अगर सैन्य ताकत की बात की जाए तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। रूस दूसरे स्थान पर है। अमेरिका के पास करीब 13.28 लाख सक्रिय सैनिक हैं। रूस के पास लगभग 13.20 लाख सैनिक हैं। रिजर्व फोर्स में रूस आगे है, जिनके पास करीब 20 लाख रिजर्व सैनिक हैं, जबकि अमेरिका के पास तकरीबन 8 लाख रिजर्व सैनिक हैं। रक्षा बजट में अमेरिका बहुत आगे है। 2024 में अमेरिका का रक्षा बजट लगभग $820 बिलियन रहा और जो करंट ईयर में $1.5 ट्रिलियन यानी कि लगभग दोगुना कर दिया अमेरिका ने। इसे अमेरिका की मंशा समझ सकते हैं। डिफेंस बजट को डबल करने का मतलब अमेरिका पूरी दुनिया को अपने हिसाब से नचाना चाहता है। जो अमेरिका कहेगा वही करना होगा, वरना अमेरिका से जंग लड़नी होगी। जबकि रूस का बजट आप देखेंगे तो करीब $126 बिलियन का है। टैंकों की संख्या रूस में बहुत है। उसके पास 14,700 टैंक है। अमेरिका के पास 4,600 टैंक है। एयरफोर्स में अमेरिका आगे है। उसके पास 13,000 से ज्यादा विमान है और 5,700 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं, जबकि रूस के पास विमानों और हेलीकॉप्टर्स की संख्या से काफी कम है। नौसेना की बात करें तो रूस के पास जहाजों की संख्या कुल ज्यादा है, लेकिन अमेरिका के पास आधुनिक विध्वंसक पोत है और वैश्विक पहुंच है, इसलिए समंदर में अमेरिका को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। नेवी पावर बहुत स्ट्रांग है। पनडुब्बियों की संख्या हालांकि दोनों देशों के बीच लगभग बराबर मानी जाती है। बता दें, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रूस पर शासन करते हुए 25 साल यानी चौथाई सदी बीत चुकी है। इन वर्षों में उन्होंने एक ऐसे ताकतवर नेता की छवि बनाई है जो रूस को एक बार फिर से महाशक्ति वाली स्थिति में लाने में जुटा हुआ है। रूस में शासन के लिए ये छवि बहुत जरूरी है, लेकिन उत्तरी अटलांटिक में रूसी झंडे वाले तेल टैंकर को जब्त करने की घटना ने पुतिन के इमेज को धक्का दिया है और पुतिन इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और रूस बदला लेने में यकीन करता है। आज लेगा, कल लेगा, परसों लेगा, लेकिन लेगा जरूर। वो बगैर बदला लिए नहीं मानेगा और यही आशंका पूरी दुनिया को खाई जा रही है कि अगर पुतिन ने बदला लिया अमेरिका से तो फिर अमेरिका और रूस के बीच कहीं एक और जंग ना हो जाए। चलिए अब आपको अमेरिका और रूस से निकाल कर लिए चलते हैं ईरान की तरफ। ईरान में क्या तख्ता पलट होने वाला है? ईरान में जनता का गुस्सा उबाल मार रहा है।
देश में जारी विरोध प्रदर्शन तेजी से बड़े जन विद्रोह का रूप ले रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से आगजनी हो रही है, अलग अलग इलाकों को आग के हवाले किया जा रहा है। ये रात के विजुअल्स हैं, सड़क पर संग्राम है, बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। वीडियो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई प्रमुख शहरों में लाखों लोग सड़क पर। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए और देखिए कैसे नारेबाजी हो रही है ईरान की सड़कों पर। पूरे ईरान में प्रोटेस्ट फैल गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की सरकार के खिलाफ पिछले कई दशकों का यह सबसे बड़ा जन आंदोलन है। ईरान में महंगाई के खिलाफ 13 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। गुरुवार की रात हालात और खराब हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश भर में 100 से ज्यादा शहरों में ये प्रदर्शन फैल चुके हैं। अमेरिकी ह्यूमन राइट एजेंसी के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान हिंसा में अब तक 45 लोग मारे गए हैं, जिसमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। एक पुलिस अधिकारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। 2270 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को ब्लॉक कर दिया है, आग लगा दी है। लोगों को खामनेई को मौत और इस्लामिक रिपब्लिक का अंत हुआ जैसे नारे लगाते हुए सुना जा सकता है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, जरा फुल स्क्रीन तस्वीरों को देखते हैं। कई जगहों पर प्रदर्शनकारी क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के समर्थन में भी नारे लगा रहे हैं। उन्होंने आखिरी लड़ाई है, शाह पहलवी लौटेंगे के नारे भी लगाए हैं। देश भर में इंटरनेट और फोन सेवाएं फिलहाल बंद कर दी गई हैं। तेहरान एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। सेना को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने खोलकर खामनेई की सत्ता को काट फेंकने और ईरान के दिवंगत शाह के बेटे रजा पहलवी को देश की सत्ता सौंपने की मांग करते हुए सुना जा सकता है। इस आंदोलन की खास बात यह है कि हर उम्र, हर वर्ग और हर तबके के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तेहरान के बाजार बंद हैं। छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस पर कब्जा कर लिया है। इसके तुरंत बाद सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट और फोन लाइन काट दी है। इसे इंटरनेट वॉचडॉग नेट ब्लॉक्स में हिंसक दमन की तैयारी बताया। फिर भी कुछ लोग स्टारलिंक से वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। स्टारलिंक इलॉन मस्क की इंटरनेट सर्विस है जो सैटेलाइट से ऑपरेट होती है। इसको कट नहीं कर सकते। प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। निर्वासित प्रिंस रजा पहलवी ने गुरुवार को लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की थी। रजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं। उनके पिता 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान हटाए गए थे। युवराज पहलवी अभी अमेरिका में रह रहे हैं। लाखों ईरानी आज़ादी के लिए उठ खड़े हुए हैं। रजा पहलवी ने कहा है ईरानी सरकार ने कम्युनिकेशन चैनलों को बंद कर दिया है। लैंडलाइन फोन डिसेबल कर दिए गए। सैटेलाइट सिग्नल को भी रोकने की कोशिश की जा रही है। आजाद दुनिया के नेता के तौर पर ट्रंप की बात कर रहे हैं रजा पहलवी। ट्रंप ने सरकार को जवाबदेह ठहराने की जरूरत पर जोर दिया है। दूसरे लोग ट्रंप के नक्शे के कदमों पर चलें, ये भी रजा पहलवी ने अपील की है। सैटेलाइट सिग्नल को भी रोकने की कोशिश की गई। रजा पहलवी ने बयान जारी कर इस पूरे प्रोटेस्ट में लोगों से ज्यादा हिस्सा लेने की अपील की है। देश भर में लोग आक्रोशित हैं। इसकी वजह है ईरान की आर्थिक बदहाली। दिसंबर 2025 की रिपोर्ट बताती है कि ईरानी मुद्रा गिरकर करीब 1.45 मिलियन प्रति अमेरिकी डॉलर तक चला गया, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। यानी कि $1 देंगे तो 1.45 मिलियन रियाल आपको मिल जाएंगे। साल की शुरुआत से रियाल की कीमत लगभग आधी हो चुकी है। महंगाई चरम पर है। खाद्य वस्तु की कीमतों में 72% का इजाफा, दवाओं की कीमतों में 50% का इजाफा। इसके अलावा सरकार द्वारा 2026 के बजट में 62% टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव ने आम लोगों में भारी नाराजगी पैदा कर दी है। ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए। 1979 से 1989 तक 10 साल तक सुप्रीम लीडर रहे। इसके बाद
सुप्रीम लीडर बने आयतुल्ला अली खामनेई 1989 से अब तक 37 साल से सत्ता में। और ईरान आज आर्थिक संकट, भारी महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, बेरोजगारी, मुद्रा गिरावट जैसी चक्रव्यूह में फंसा हुआ है और इसी वजह से जन आंदोलन ईरान के अंदर है। 47 साल बाद अब मौजूद आर्थिक बदहाली और सख्त धार्मिक शासन से लोग नाराज हो गए। लोग बदलाव चाहते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने देश भर में प्रदर्शनों के बीच पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया। ईरान की सरकारी टीवी ने खामनेई का भाषण प्रसारित किया। खामनेई ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं, यानी वो प्रदर्शनकारियों को भी आरोपित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान विदेशियों के लिए काम करने वाले भाड़े के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन के पीछे विदेशी एजेंट हैं जो देश में हिंसा भड़का रहे हैं, यानी कि खामनेई का जो इशारा है वो अमेरिका की तरफ है। गुरुवार शाम को ईरान के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए। हालांकि राजधानी तेहरान और मशहद में विरोध अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा। दरअसल निर्वासन में रह रहे क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने तेहरान के नागरिकों से रात 8 बजे घरों से बाहर निकलकर विरोध दर्ज कराने की अपील की और जैसे ही घड़ी ने 8 बजाए तेहरान की जनता सड़कों पर आ गई। तस्वीर आपके सामने। और इस प्रोटेस्ट को कुचलने की कोशिश की जा रही है खामनेई की तरफ से, लेकिन इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने वार्न किया था कि अगर वहां के लोगों पर जुल्म हुआ तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। हो सकता है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के बाद खामनेई की बारी आ जाए और कोई सीक्रेट ऑपरेशन अमेरिका की तरफ से ईरान में चला जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई ऐसी अपुष्ट खबरें भी आ रही हैं कि अमेरिका का एक बड़ा सैन्य बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी वर्ल्ड नाउ में। आपको हम अपडेट देते रहेंगे। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। बारी है इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। सवाल यह है, इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट में अमेरिका के रक्षा मंत्री का नाम क्या है? ऑप्शन ए पीट हेग्सेथ और ऑप्शन बी JD वॉन्स। सही जवाब भेजिए 7407 पर। अब आपको बताते हैं कल के विनर का नाम। कल के कॉन्टेस्ट में विनर का नाम है कमल, जो कि गोकलपुर गांव दिल्ली से हैं। कमल, आपको बहुत बहुत बधाई। जल्द ही आपको मिलेगा एक शानदार तोहफा इंडिया डेली की तरफ से। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।